नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहाँ मिलेगी आपको ताजा खबरें, धमाकेदार इंटरव्यू और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहे सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, न्यूज 21 के सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, चुनाव खत्म हो चुके हैं। बहुत से चैनल, बहुत से लोग पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, कौन जीता कौन हारा। ये एक लंबी कवायद है और काफी दिनों तक चलेगी। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हिंदुस्तान में चुनाव लगातार 5 वर्ष तक चलते हैं और बहुत से लोग बिजी रहते हैं चुनाव को एनालिसिस करने में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं आज जिस विषय पर आप सब लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो विषय ये है कि सन 2029 में होने वाले चुनाव में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महिलाओं की भागीदारी भारतीय संसद में। दोस्तों, सितंबर 2023 में एक महिला आरक्षण बिल पास हुआ जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी मिली। हाँ, ये बात अलग है कि ये बिल जो है वो इम्प्लीमेंट जो है परिसीमन के बाद में होगा और ये बात सुनिश्चित करना संसद का काम है कि परिसीमन कब लागू होगा और परिसीमन की अवधि क्या रहेगी, टोटल टेन्योवर क्या रहेगा। क्योंकि भारत में इससे पहले 4 बार परिसीमन हो चुके हैं और सभी परिसीमन के बाद में ये निश्चित किया जाता है कि लोकसभा और विधानसभा का एरिया क्या रहेगा, वो निश्चित करने के लिए ही परिसीमन बनाया जाता है। तो 2025 में जनसंख्या जो है वो टोटल भारत की कैलकुलेट होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। और परिसीमन के बाद में कौन कौन से क्षेत्र महिलाओं के लिए 33% आरक्षित क्षेत्र में आएंगे, ये 2029 में ही अपन सब लोगों को पता लगेगा। लेकिन ये बात मैं कहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय संसद को महिलाओं के आरक्षण बिल को पास करना पड़ा। दोस्तों, सन 1993 में भारतीय महिलाओं को भारत की राजनीति में पहली बार आरक्षण दिया गया, पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के द्वारा 33% आरक्षण देकर के। दोस्तों, ये आरक्षण पहली बार इसलिए दिया गया क्योंकि महिलाएं लगातार अपनी साक्षरता के अनुपात में बढ़ रही थी। इवन दो अगर विश्व में महिला और पुरुष को टोटल परसेंटेज दिया जाए तो बहुत ही कम क्षणिक सा फर्क रहता है। करीब करीब 51% अगर आदमी हैं तो 49% करीब महिलाओं का है। लेकिन अगर मैं साक्षरता की बात करूं तो हिंदुस्तान और विश्व में बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुस्तान में महिला साक्षरता सिर्फ 63% है और पुरुष साक्षरता 79 है, जहां पर विश्व में 73% फीमेल है और 89% जो है वो मेल है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर जो हिंदुस्तान में साक्षरता का रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये रहा कि भारतीय जो लेडीज थी, भारतीय जो महिला थी, उसको कभी भी पूर्ण रूप से जो है वो राजनीतिक में महिला कल्याण के अलावा किसी काम के लिए जिम्मेदारी नहीं दी गई। संसद में कानून बनाना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, जब ये 1993 में कानून पास हुआ, महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की नगर पालिका और संसद अपने पंचायत में। इसके बाद में बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे सुधार आया। हाँ, कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि महिलाएं जो हैं वो प्रॉक्सी होती हैं पुरुषों की। दोस्तों, मान भी सकते हैं कई जगह पे जब परसेंटेज 63% है महिला साक्षरता की, वहाँ कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के बाद में अब जनगणना वापस नहीं हुई है, लेकिन जनगणना अकेला फिगर नहीं होता, उसके अलावा साक्षरता एक कैसी चल रही है, लोगों का स्टेटस सिंबल में क्या इंप्रूवमेंट हो, बहुत सी चीज़ें अब जब 2025 की जनगणना आएगी उसमें पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात श्योर है कि देखने वाले 10 सालों के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर महिलाओं की साक्षरता में बहुत बड़ा जो है वो चेंज आया है। महिलाओं ने कदम से कदम मिलाकर के भारतीय पुरुषों के बराबर अपना जो है वो योगदान शुरू कर दिया है। और बहुत सी जगह है, इवन मैं कहूँगा कि सेना, जहाँ पर महिलाएं जो है वो कम जाती थी, आज वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी हो रही है। ये छोटे छोटे जो बैंकिंग सेक्टर है, दवा सेक्टर है खासकर, और जो इसके अलावा शिक्षा सेक्टर है, वहाँ महिलाओं ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है। और महिलाओं की भागीदारी समाज कल्याण में तो डेफिनेटली जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सहयोग है। ये बात मैं कहूँगा दोस्तों कि कानून बनाना, न्यायपालिका कानून बनाना, उनको लागू करना, हाँ, संसद के द्वारा जब इस विषय पर हम बात करते हैं तो महिलाएं काफ़ी पिछड़ सीख जाती हैं। और यही कारण है कि आज 14% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही कम है। अब जो चीज़ बदल रही है, जिस चीज़ के साथ में देश बदल रहा है,
महिलाएं भी 33% होने के बाद में अपने लिए कानून, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी और साथ साथ में देश की प्रगति में भी जो है बहुत बड़ा योगदान देंगी। दोस्तों, परिसीमन क्या है? मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि 2025 के बाद में जो है ये जनगणना के बाद में परिसीमन लागू होगा। दोस्तों, परिसीमन का मतलब ये है कि सभी विद्यार्थी थी, आज वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी हो रही है। ये छोटे छोटे जो बैंकिंग सेक्टर है, दवा सेक्टर है, खासकर और जो इसके अलावा शिक्षा सेक्टर है, वहाँ महिलाओं ने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है और महिलाओं की भागीदारी समाज कल्याण में तो डेफिनेटली जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सहयोग है। ये बात मैं कहूँगा दोस्तों कि कानून बनाना, न्यायपालिका कानून बनाना, उनको लागू करना, हाँ, संसद के द्वारा जब इस विषय पर हम बात करते हैं तो महिलाएं काफ़ी पिछड़ सिक जाती हैं और यही कारण है कि आज 14% कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ही कम है। अब जो चीज़ बदल रही है, जिस चीज़ के साथ में देश बदल रहा है, महिलाएं भी 33% होने के बाद में अपने लिए कानून, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी और साथ साथ में देश की प्रगति में भी जो है बहुत बड़ा योगदान देंगी। दोस्तों, परिसीमन क्या है? मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि 2025 के बाद में जो है ये जनगणना के बाद में परिसीमन लागू होगा। दोस्तों, परिसीमन का मतलब ये है कि सभी विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों को वापस रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और उसके द्वारा एटलीस्ट भारतीय संसद में 78 सीटें और बढ़ेंगी, क्योंकि 1977 के बाद में जो संसद में 543 सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। परिसीमन के बाद में खासकर ये संख्या बढ़ेगी और इस संख्या के बढ़ने के साथ साथ में जो महिलाएं, जो 33% महिलाएं जो है वो आरक्षित वर्ग में आएंगी 2029 के चुनाव में, डेफिनेटली उनसे परिसीमन की जो परिसीमन कैसे होगा और कब होगा ये निर्धारण जो है अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि संसद डिसाइड करेगी कि परिसीमन की अवधि क्या रहेगी, कितने सालों में जो है परिसीमन होगा। दोस्तों, परिसीमन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब 1993 में जो है वो नगर पालिका और जो है वो पंचायतों में इस तरह का सिस्टम किया गया तो वहाँ रोटेशन सिस्टम था। रोटेशन से मतलब ये है कि एक बार अगर कोई सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है तो वो अगली बार जनरल सीट हो जाएगी, अगर वो सीट एससी के लिए आरक्षित है तो अगली बार जो है वो ओबीसी के लिए हो जाएगी। तो ये रोटेशन सिस्टम कहलाता है और इसी के तहत महिलाओं ने जब ये कमान संभाली कि अपने रिजर्वेशन सेंटर पे आई तो एक रिपोर्ट के हिसाब से वो दूसरी बार, अगर पहली बार 86% महिलाएं रिपीट जीत करके आई तो दूसरी बार सिर्फ जो है वो 15% जो है रिपीट हो पाई। ये एक ऐसा कारण था कि रोटेशन की वजह से वो सीटें बदल गई। महिलाओं ने पूर्ण रूप से दिल लगाकर काम तो किया लेकिन दूसरी बार उनकी जगह बदल गई। तो इस बार ये प्रावधान किया गया है कि सीटों का रोटेशन जो है, सीटों का बदलाव जो है परिसीमन के हिसाब से तय होगा और परिसीमन संसद तय करेगी। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है वो एक फैक्टर रहेगा कि महिलाएं मन लगा करके अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को डेडिकेटेडली काम कर पाएंगी। दोस्तों, ये बिल पास होना कोई आसान कवायद नहीं थी। बहुत से राजनीतिक दल बहुत सी सोचों के साथ में इसमें आगे बढ़ रहे थे। हाँ, ये बात सच है कि सब राजनीतिक दलों में पुरुषों का बहुत बड़ा जो है वो योगदान है, तो उनको कहीं ना कहीं ये अपनी जो है असुरक्षा की भावना जरूर लगी होगी। दोस्तों, वर्ल्ड के अंदर अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो कुछ जो है देशों में ऐसा है कि राजनीतिक दलों में भी रिजर्वेशन है। इवन यूरोप के बहुत से कंट्रीज में, ब्राजील में, खासकर फ्रांस में, वहाँ पर राजनीतिक जो दल हैं वहाँ पर ऑलरेडी रिजर्वेशन है। लेकिन जब बात होती है संसद में प्रतिनिधित्व की तो जो भी महिला या पुरुष कंपीट करेगा वो लोग उसको ही चुनेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में साक्षरता कम होने की वजह से ये जो है हमें दिक्कत आई। तो अगर साक्षर होते तो चुनावी जो अपनी संसद में जो रिप्रेजेंट पार्टियां करती हैं वो राजनीतिक दल लेडीज को, स्त्रियों को अपने साथ रखते और अपनी योग्यता के हिसाब से स्त्रियां कंपीट कर पाती। ये उन पे ये नहीं लगता कि वो आरक्षित होने की वजह से यहाँ तक पहुँच पाई। ये एक कारण हो सकता है। इवन दो बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जो है वो राजनीतिक दलों में भी जो है आरक्षण है और साथ साथ में संसद में भी महिला प्रतिनिधित्व का आरक्षण है। ये आरक्षण जो है वो डेफिनेटली महिलाओं को सुरक्षा की भावना तो देगा ही देगा, उसके साथ महिलाओं देश का चहुमुखी विकास में भी उनका जो है जिम्मेदारी होगी। डेफिनेटली बहुत सालों में महिलाओं ने बहुत कुछ सहा है, इवन दो आज भी सह रही हैं। अभी जो है वो थोड़े दिनों पहले जो दिल्ली में घटना हुई वो एक बहुत ही दुखद घटना थी और आज तक भी जो है वो लेडी जो महिला आयोग की सदस्य भी रही, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही,
वो उस गम से नहीं उभर पाई हैं। तो इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि 33% आरक्षण के बाद में महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंदी से संसद में उठा पाएंगी। और ये जो आने वाला 2029 है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को, बहुत से राजनीतिक परिवारों को अपनी सीटें हिलती हुई दिखेंगी, क्योंकि परिसीमन डिसाइड करेगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट पे जो है महिला कैंडिडेटों को सुरक्षा की भावना तो देगा ही देगा, उसके साथ महिलाओं देश का चहुमुखी विकास में भी उनका जो है जिम्मेदारी होगी। डेफिनेटली बहुत सालों में महिलाओं ने बहुत कुछ सहा है, इवन दो आज भी सह रही हैं। अभी जो है वो थोड़े दिनों पहले जो दिल्ली में घटना हुई, वो एक बहुत ही दुखद घटना थी, और आज तक भी जो है वो लेडी जो महिला आयोग की सदस्य भी रही, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही, वो उस गम से नहीं उभर पाई हैं। तो इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ नहीं होती, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि 33% आरक्षण के बाद में महिलाएं अपनी आवाज़ बुलंदी से संसद में उठा पाएंगी। और ये जो आने वाला 2029 है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को, बहुत से राजनीतिक परिवारों को अपनी सीटें हिलती हुई दिखेंगी, क्योंकि परिसीमन डिसाइड करेगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट पे जो है महिला कैंडिडेट होगी। और ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें सही डायरेक्शन में चली तो भारतीय राजनीतिक में एक नया आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महिलाएं किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे पुरुषों से कम नहीं हैं। और 33% होने के बाद में जो पढ़ी लिखी युवा, जो पढ़ी लिखी शक्ति है, नारी शक्ति है, उनको एक नया आयाम मिलेगा। उनको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आज भी संसद में जितनी भी जो है वो चुन कर के आई हैं, वो अपने बलबूते पर, अपने परिवार के सहयोग से आई हैं। लेकिन आरक्षण होने के बाद में ये एक खुद का जो है उनके लिए एक अलग तरीके का चैलेंजिंग जॉब भी बन सकता है। चैलेंजिंग, वो इसको अपने शुरू से ही अपने अंतर्मन में ले सकती हैं कि मुझे जो है वो राजनीति में जाना है। अभी तक तो परिवारवाद डोमिनेंट होने की वजह से किसी की जो है वो वाइफ राज्यसभा से आ रही है, किसी को अपने ही परिवार में जगह रखनी है, तो वो महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा योगदान करती नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से जो है, यहाँ तो मुख्यमंत्री भी जो है वो कई बार महिलाएं इस पोजीशन में बनती हैं कि हस्बैंड जो है वो उनको बनाता है। लेकिन चुन करके आना, सिलेक्शन होना, लोगों की सेवा भाव से सेवा करनी, ये सब चीज़ें जो है महिलाओं को राजनीतिक में 33% आरक्षण होने के बाद में बहुत बड़ा जो है वो एक ओपनिंग होगी। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को आप लोगों तक जो है इसलिए आज बात करना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि 2024 का इलेक्शन तो निकल गया, लेकिन 2029 का इलेक्शन पे हम सब की नज़र रहेगी। क्या क्या मुद्दे देश में होंगे, किन किन मुद्दों पे देश को अपनी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्या विकास की राह में कौन कौन से रोड़े होंगे, क्या राजनीतिक दल सब लोग सहयोग करके इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका रखेंगे। मैं बाकी की चीज़ें सब आप पे छोड़ता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मेरा जो विचार था, अगर आप सहमत हो तो डेफिनेटली देश की प्रगति में आपका एक कदम और होगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक